हाँ, तो सबसे पिछले टर्न पे हमने देखा था, पिछले टर्न पे सेंट्रोइड के बारे में उसका कोऑर्डिनेट निकाला था सेंट्रोइड का। तो सेंट्रोइड के बारे में जैसे जी है तो सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ट्रायंगल में अगर कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, जैसे Z1 Z2 Z3 है, ये Z1 है, ये Z2 और ये Z3 है ना। तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट है ये आ गया था अपने पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। इसको तो याद रखना ही रखना है, बिल्कुल रखना है ना। सेंट्रोइड के बाद अगर नेक्स्ट अगर चर्चा करें इन सेंटर के बारे में बात करते हैं। इन सेंटर के बारे में जैसा कि आज सुबह भी हम लोग देख रहे थे, उसमें किस में देख रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल है उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, अगर उस तरीके से अगर देखें तो ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है। उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी बताया था, वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में काम आएगा, है ना। कि बताया था कि इन सेंटर यहीं पे लाई करता है, इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आई, मान लेते हैं ये पॉइंट डी है। तो एक चीज़ और है यहाँ पे, कई सारी बातें हैं, जैसे ये सी है सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड बी है, इसका कोऑर्डिनेट है Z1, इसका है पोजीशन वेक्टर, मान लेते हैं Z2 है, ये Z3 है। अच्छा, एक चीज़ और जो प्रॉपर्टी होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है किसी भी ट्रायंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है भैया, ये AD, ये एंगल सेम होगा, A/2 और ये A/2 है। तो AD BC को किस रेशियो में डिवाइड करता है, साइड कंटेनिंग द एंगल के रेशियो में डिवाइड करता है, ये पता होगा सबको। ये चीज़ जो है BD/CD जो है, इसका रेशियो क्या आता है, दिस इज C/B के इक्वल आता है ना। तो अगर ये रेशियो पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाकी सारा कैलकुलेशन हो सकता है। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर निकल आ जाएगा, है ना। तो पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, B टाइम्स ऑफ Z2 प्लस ऑफ C टाइम्स ऑफ Z3 डिवाइडेड बाई B प्लस C आएगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और जो आज ही हम पढ़े थे सुबह सुबह, याद है कि जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर AD को किस रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब I का A से डिस्टेंस और I का D से डिस्टेंस याद होना चाहिए, B प्लस C/A, है ना। ये सब जो बेसिक चीज़ें एकदम रटा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, रिजल्ट नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी समझने में। IA/ID ये रेशियो पता है, तो अब D का कोऑर्डिनेट भी पता है, A का कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या हम I का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा है समझ में। मैं अगर इधर बनाऊँ अलग से, यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट क्या है सर, Z1 है, और यहाँ से अगर बात करते हैं D का कोऑर्डिनेट क्या है सर, B टाइम्स ऑफ Z2 प्लस C टाइम्स ऑफ Z3 अपॉन में क्या है, ये B प्लस C है। और यहाँ पे I जो है हमें पता है IA/ID का रेशियो, ये B प्लस C/A का रेशियो है ना। तो यहाँ पे ये इधर जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो I का कोऑर्डिनेट भी निकल के आएगा इन सेंटर का, दिख रहा है सबको। यहाँ पे A टाइम्स Z1 B प्लस C से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा AZ1 प्लस और BZ2 प्लस CZ3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। अभी मैं यहाँ पे इतना टाइम लगा रहा हूँ, एक्चुअली हर चीज़ बता रहा हूँ इसमें, एक छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, सेम फॉर्मूला रिपीट हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे Z को x प्लस आयोटा y से रिप्लेस कर दे, एक रियल पार्ट आएगा, एक इमेजनरी पार्ट आएगा, इसी में दो पार्ट में बट जाएगा। तो वहाँ पर भी दो कोऑर्डिनेट दिखाई दे, AX1 BX2 CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, और फिर y कोऑर्डिनेट AY1 BY2 CY3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, है ना, चाहे यहाँ पढ़ ले चाहे वहाँ पढ़ ले, बात एक ही है। तो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना कहीं एक बार, इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो इन सेंटर ये हो गया। अब इसी में एक्स सेंटर के बारे में अगर चर्चा कर लिया जाए तो एक्स सेंटर में आज दिन में बात कर रहे थे, एक्स सेंटर और इन सेंटर में रेशियो का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या एक्सटर्नली डिवाइड करता है ये, है ना। तो एक्स सेंटर यहाँ पे तीन आएंगे, जैसे तीन एक सर्कल्स थे ना, तीनों के करस्पॉन्डिंग आएगा। ये यहाँ पे बताया था ना, आज दिन में ही पढ़ रहे थे हम लोग, सुबह सुबह जो पढ़ रहे थे, आज ही का बात है ना। ये एक्स सर्कल्स जितने होंगे, ये सारे एक्स सर्कल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था इस प्रकार से था ना। ये तीनों, ये ट्रायंगल ABC है अगर, तो तीन एक्स सर्कल्स थे। तो मान लेते हैं के सामने वाला सर, इसका सेंटर I1 है, इसके IA बोल देते हैं, IA ज़्यादा सही रहेगा।
बी के सामने वाला को आई बी बोल देते हैं और सी के सामने वाले को आई सी बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आई ए आई बी और आई सी, इसका अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हमें पता है कि ये रेशियो सेम रहेगा बट एक्सटर्नली डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे बताया था ना, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ये इधर, ये आई किस रेशियो में ए डी को डिवाइड करेगा, ए डी को। तो यहाँ पे आज ही देखा था आई ए का ए से डिस्टेंस और आई ए का डी से डिस्टेंस, इसका जो रेशियो आएगा वही आएगा, बी प्लस सी बाई ए ही आएगा बट एक्सटर्नली आएगा। बस ये अंतर होता है क्योंकि ए डी के ये एक्सटेंशन पे लाई कर रहा है, एक्सटेंशन पे लाई कर रहा है एक्सटर्नली। तो इसलिए आई ए का जब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो रेशियो निगेटिव ले लेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए जेड वन प्लस ऑफ बी टाइम्स में जेड टू, सी टाइम्स में जेड थ्री डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सिमिलरली आई बी अगर निकालते हैं आई बी तो निगेटिव किस में आएगा, बी वाले में आएगा। तो यहाँ पे ए जेड वन माइनस में बी जेड टू और ये चीज़ प्लस सी टाइम्स में जेड थ्री डिवाइडेड बाई नीचे दिस इज़ ए माइनस बी प्लस सी आएगा। और सिमिलरली आई सी अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा ए जेड वन प्लस ऑफ बी जेड टू प्लस माइनस में सी जेड थ्री और नीचे में क्या आएगा, ए प्लस बी और माइनस में सी आएगा। सही बात है कि नहीं। तो इस तरीके से ये सारा कैलकुलेशन है। फॉर्मूला एक बार बता रहे हैं, यही फॉर्मूला रट लेना है, वहाँ पे भी काम आने वाले हैं ये सब सारे के फॉर्मूले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, वेक्टर में भी, 3 जगह काम आएगा ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर एंड, लेकिन फॉर्मूले का रूपरेखा स्वरूप ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा उसमें, है ना। तो इसलिए एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर के बारे में इसका कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर के बारे में सबको पता है क्या। सरकम सेंटर जो होता है एक्चुअली दिस इज क्या है इसका डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या है ये बताइए सभी लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है कि नहीं, ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये एक्चुअली में, ये अगर ट्रायंगल है तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये है, आधे आधे में डिवाइड करने, ये कोई ज़रूरी नहीं इधर से पास करेगा, है ना। ये ए बी और सी है इसका कन्फिग्रेशन। और सिमिलरली यहाँ पे इसका जो है ये चीज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये इधर से ऐसे करके आएगा, कुछ आएगा। सिमिलर इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो ये तीनों के तीनों कनकरेंट होते हैं, वही एक्चुअली में सरकम सेंटर भी बन जाता है। तो ये ओ है, सरकम सेंटर को अगर हम ओ से दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ओ का जो कोऑर्डिनेट होता है इसमें भयंकर कैलकुलेशन में बहुत सारे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वगैरह लगते हैं, तो इसमें ज़्यादा एक्चुअली इस पर फोकस रहता भी नहीं है। सरकम सेंटर वगैरह निकालने के लिए तो सिंपली हम मेथड अप्लाई कर लेते हैं, ओ का ए से डिस्टेंस, ओ का बी से डिस्टेंस और ओ का सी से डिस्टेंस, ये एक्चुअली में अप्लाई होता है मैथमेटिकली। जब भी कैलकुलेट वगैरह करना होता है सरकम सेंटर तो हम जनरली ये अप्लाई करते हैं, ये दिस इज ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, इस इक्वेशन को अप्लाई करके निकाला जाता है। क्योंकि इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला इतना जटिल फॉर्मूला है कि लोग उसको प्रेफर करते ही नहीं है उसको निकालने के लिए। फॉर्मूला देखिए क्या होता है सरकम सेंटर का, ये होता है दिस इज Z1 साइन ऑफ 2A, Z1 साइन 2A, ये हो जाएगा Z2 साइन 2B और फिर Z3 साइन 2C, Z3 साइन ऑफ 2C, साइन 2A साइन 2B, मतलब पहले एंगल निकालना पड़ेगा, सारा ट्रायंगल का एंगल तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला, लेकिन रटने के लिए ठीक है बता दिए, ऐसे कहीं दिख जाए तो ये याद रखेंगे, है कि नहीं। इस तरीके से आता है निकल के ये सब फॉर्मूला। सरकम सेंटर के बारे में इतनी बातें याद रखेंगे। बाकी इसमें स्पेशल बात वही जो एक स्पेशल बात बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है सरकम सेंटर, उसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो जाता है ना। ए बी और सी है तो यही इसका सरकम सेंटर हो जाता है। और ये डिस्टेंस और ये तीनों डिस्टेंस क्या, रेडियस आर और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाता है। तो ये इसमें स्पेशल बात याद रखना है, छोटी सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थो सेंटर का। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर के बाद ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में भी इसमें भी जो टेक्निक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर
सभी लोग बताइए। दिस इज ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी होता है कि सारे के सारे एल्टीट्यूड जो होते हैं वो कनकरेंट होते हैं। ये अगर ट्रायंगल है इस तरीके से, ये ए है, ये बी है और ये चीज़ क्या है, सी है, तो इसका एल्टीट्यूड ए से बी सी पे डालेंगे तो ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर अल्टीट्यूड डालेंगे तो ये होगा, और जो तीसरा एल्टीट्यूड है अपने आप यहाँ से ही पास करेगा, है कि नहीं, ये ऐसे करके जाता है, तो ये भी इस पे परपेंडिकुलर होता है। अब ये तीनों के तीनों जो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर, है ना, ऑर्थो सेंटर, इसको जनरली लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये ऑर्थो सेंटर का जो एक्चुअली कैलकुलेशन है, कभी भी ऑर्थो सेंटर निकालना होता है तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम करते क्या है ना, इसमें भी हम दिमाग लगा लेते हैं। फॉर्मूला का यूज़ नहीं होता, बताएंगे फॉर्मूला भी, बट एल्टीट्यूड का इक्वेशन लिख के हम सॉल्व करते हैं। एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन मतलब ए डी, और ये जैसे डी ई एफ है, ए डी ई एफ और ये सी एफ, ये सब का इक्वेशन लिख के सॉल्व किया जाता है। मतलब डी ई इक्वल टू, मतलब डी सॉल्व इक्वेशन ऑफ, ऐसे करके इक्वेशन ऑफ, ऐसे इक्वेशन ऑफ डी ई, इक्वेशन ऑफ क्या, इक्वेशन ऑफ डी ई बोल दिए हम, डी ई नहीं, ए डी एल्टीट्यूड का इक्वेशन, ए डी इक्वेशन ऑफ दिस इज सी एफ एंड इक्वेशन ऑफ बी ई, इक्वेशन ऑफ, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ बी ई। इसको सॉल्व करते हैं एक्चुअली, तीनों को सॉल्व करके ही, अब एल्टीट्यूड का इक्वेशन हम स्ट्रेट लाइन वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहाँ सीख लेंगे एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो तीनों को सॉल्व कर लेंगे प्रॉपर तरीके से तो अपने पास ये सब निकल के आ जाता है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ जाता है। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड के लिए ऑर्थो सेंटर का, ये फॉर्मूला हो जाता है, दिस इज Z1 tan ऑफ ए, दिस इज प्लस Z2 tan B, Z2 tan ऑफ B। इसका का कैलकुलेशन है रेशियो का, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ही होता है, लेकिन उतना जान के कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको फालतू उलझ जाएंगे, टाइम लगेगा ज़्यादा। जो चीज़ जानना था, जो और भी जगह कहीं यूज़ होता है वो सब मैंने बता दिया है। tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी प्लस tan ऑफ सी आएगा, है ना, इस तरीके से आता है इसका। तो ये ऑर्थो सेंटर में इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऑर्थो सेंटर का ये फॉर्मूला याद रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक और चीज़ इसमें एक इम्पोर्टेंट बात हम बताना चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट बात क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है उसका, ऑर्थो सेंटर क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल केस में, सभी लोग बताएंगे सोच के। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये चीज़ सी है और ये 90 है, तो ये बताइए क्या यही चीज़ ऑर्थो सेंटर हो जाएगा इसका? समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे अल्टीट्यूड तो यही हो जाएगा, और यहाँ से अल्टीट्यूड डालेंगे तो यही खुद हो जाएगा। ए बी इज इट सेल्फ एल्टीट्यूड। तो इसीलिए क्या होता है, दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन अपने आप क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए ये ऑर्थो सेंटर ही होता है। तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे इन केस ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, द वर्टेक्स वेयर एंगल इज 90, वेयर एंगल इज 90 डिग्री होगा, तो दैट इज ऑर्थो सेंटर, दैट इज ऑल्सो ऑर्थो सेंटर। ऐसे याद रखेंगे, छोटा सा रिजल्ट है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको ज़्यादा काम आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये सब जो छोटे छोटे बातें कर रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर काम आएगा, ये याद रखेंगे, छोटा सा बात है। अच्छा, एक और चीज़, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर इसी में करना चाहेंगे, जैसे अगर बात करें किसी भी ट्रायंगल में जो ये तीन चीज़ें होती हैं, जैसे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड, ये सब कोलिनियर होता है, पता है ये चीज़, ये रिजल्ट सबको पता है। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और ये सब जो सेंट्रोइड है, ये सब के सब कोलिनियर होते हैं, है ना।
एक्चुअली एक और पॉइंट होता है 9 पॉइंट सेंटर जिसको बोलते हैं। 9 पॉइंट सेंटर, खैर उसके बारे में पढ़ना उड़ना नहीं है, बस नाम सुन के छोड़ दीजिए। ONGC, ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, ऑल आर कोलिनियर इन एनी ट्रायंगल। इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, वैसे हमें यही जानना है, इन एनी ट्रायंगल बस ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, आर कोलिनियर होते हैं। ये रिजल्ट आपको काम आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एंड ऑल्सो सेंट्रोइड डिवाइड्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। सेंट्रोइड डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर in ratio of 2:1, इन रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये चीज़ एक्चुअली काम का है, ये रेशियो याद रखना है, यही एक्चुअली काम आएगा। क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, आया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आया है। ये जो रिजल्ट है, ये वेक्टर में भी ये रिजल्ट काम आएगा, कॉम्प्लेक्स में भी काम आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये जो अपने पास है ना, ये दिस इज़ ऑर्थो सेंटर, समझिएगा इस चीज़ को। ये ऑर्थो सेंटर है अगर, और ये पॉइंट है कहीं पे सेंट्रोइड है ना, दिस इज सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड है। और ये मान लेते हैं हम दिस इज़ द सर्कम सेंटर, इसको मान लेते हैं दिस पॉइंट इज सर्कम सेंटर, ये एक सर्कम सेंटर है। तो होगा क्या, ONGC ऐसे याद रखेंगे एक्चुअली में। ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर मान लिया भूल गए एग्जाम में, याद रखना हो तो उसके लिए ट्रिक बता दे रहे हैं याद रखने के लिए। बुक्स वगैरह में जैसे ONGC, इसको याद रख लेना। यहाँ पे O का मतलब है भैया ऑर्थो सेंटर, O मतलब ऑर्थो सेंटर है, थोड़ा सा सिमेट्री तो नहीं बैठ रहा लेकिन बैठाया गया है, ऑर्थो सेंटर। N का मतलब होता है 9 पॉइंट सेंटर, ये 9 पॉइंट सेंटर, ये भी एक पॉइंट होता है लेकिन उसका आप रेलिवेंस नहीं आप लोग के लिए, है ना। G अगर बात करते हैं तो G मतलब सेंट्रोइड, ठीक है, और C मतलब बात करेंगे तो सर्कम सेंटर, ऐसे याद रख लेंगे, सर्कम सेंटर। अब ONGC से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि ऑर्डर में गड़बड़ाएगा नहीं, आपको ऑर्डर में गलतियाँ नहीं होगी, यहाँ से कहने का मतलब है। जैसे O पॉइंट पहले मार्क करेंगे इधर से लेफ्ट साइड से, उसके बाद G हम जानते हैं इधर कहीं होगा, और इधर जानते हैं इधर कहीं C होगा, और बीच में 9 पॉइंट सेंटर आता है। 9 पॉइंट सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ O and C, N इज द मिड पॉइंट ऑफ O and C का मिड पॉइंट है। एक्चुअली यहाँ से थोड़ा सा आइडिया भी लग रहा होगा कि G O से दूर है, मतलब 2 यूनिट के दूरी पे है, तो इसका मतलब ये जो रेशियो होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 2 यूनिट होना चाहिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कम होना चाहिए, मतलब 2:1 का रेशियो। ऐसे करके याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहे तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। ONGC सभी लोग याद रखेंगे, ONGC, रिमेंबर दिस ONGC, ये सब जगह काम आएगा, हर जगह काम आने वाले ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन वेरियस जगह काम। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसको याद रखने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट ये 3 चीज़ें हैं O, G और C, तीनों में से कोई भी 2 अगर नोन है, जैसे सेंट्रोइड पता है, मान लीजिए सर्कम सेंटर पता है, तो क्या हम ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं? सभी लोग बताइए, निकाल सकते हैं ना। तो ये फ़ायदा होगा, तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीसरा हम इस रिजल्ट से निकाल लेंगे, ये फ़ायदा होता है ना। ये एक्चुअली काम का चीज़ है, जिसको हम याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, फ़ायदे में रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और भी कई सारी छोटी छोटी बातें आएंगी तो बताते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको सभी लोग याद ज़रूर रखिएगा, है ना। तो बस ये हमें एक आइडिया दे दिए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ट्रीटमेंट होता है, दैट ट्रीटमेंट कैन बी जस्ट लाइक ए पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर जैसे वेक्टर में होता है, जब हम वेक्टर 3D वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे पोजीशन वेक्टर की तरह इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है ना। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे, दैट विल एक्ट लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर की तरह मतलब बिहेव करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पढ़ने वाले, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में वैसे तो हम पहले भी चर्चा किए हैं, लेकिन एक बार फिर करेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जब हम मॉडुलस पढ़ रहे थे, याद करिए सभी लोग, तो वहाँ पे हमने बताया था कि ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है ये 3 जगह 4 जगह दिखता है। तो मॉडुलस में भी दिखाई देता है, याद है? नहीं, कुछ याद नहीं होगा। मॉडुलस में पढ़े थे ना, मॉड ऑफ, जैसे कोई क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी है, मॉडुलस में क्या पढ़े थे वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मॉडुलस फंक्शन के अंदर, मॉडुलस फंक्शन के अंदर जैसे 2x + y है, तो इसका मॉडुलस होगा इंडिविजुअल मॉडुलस से हमेशा कम रहेगा, दिस इज, है ना, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ x, दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा रहेगा। और ये कैसे आएगा कि मतलब किस तरीके से आएगा, उस चीज़ को भी मैं समझाया था विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, वेक्टर के हेल्प से समझाया था। हेलो, नेटवर्क आ रही है? हाँ, एक्चुअली बारिश हो रही है बहुत तेज़, इधर बारिश होने लगती है, हो सकता है कहीं नेटवर्क बीच में ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि इसमें भी बहुत तेज़ बारिश होने लगी। चलिए अब यहाँ देखते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यही का यही चीज़ आएगा और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सेम चीज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे Z1 और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 और Z2, इसका मॉडुलस मतलब दोनों का एडिशन, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का मॉडुलस विल ऑलवेज बी लेस देन मॉड ऑफ Z1 + मॉड ऑफ Z2, इससे कम रहेगा। और दिस इज़ ग्रेटर देन इंडिविजुअल मॉडुलस का जो डिफरेंस होगा, समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल मॉडुलस का जो ये जो डिफरेंस वैल्यू होगा उससे ज़्यादा रहेगा। एक्चुअली ये जो थ्योरम है, ये इस साइड वाला, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी काम करेगा, सिर्फ 2 पे नहीं 3 पे भी काम करेगा। ये जैसे Z1 + ऑफ Z2 + ऑफ Z3 प्लस मान लीजिए कितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो, Zn तक लिखा हो, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 + मॉड ऑफ Z2 + मॉड ऑफ Z3 अप टू मॉड ऑफ दिस इज Zn तक काम करेगा। इसमें कोई आपत्ति और विपत्ति वाली बात ही नहीं है। एक्चुअली ऐसा क्यों होल्ड कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ से समझिए और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कल हम बताए थे जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझाए थे ना इस चीज़ को, कि अगर मान लेते हैं कोई एक Z1 यहाँ पे है ना, Z1 यहाँ पे, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सर Z2 है ना, इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये वेक्टर की तरह बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर की तरह, है ना। फिर हम बताए थे कि यहाँ पे सर इसका अगर हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो पैरेललोग्राम जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जो होता है, इसका जो डायगोनल होगा, दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट, किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा बताइए? अरे ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा? क्या ये Z1 + Z2 को रिप्रेजेंट करेगा? सबको समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है ना बात? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये Z1 + Z2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। हम बोल रहे ये वेक्टर जो है Z2 वेक्टर इसके पैरेलल वेक्टर है, ये इसके पैरेलल है। नाम में रख देता हूँ कुछ थोड़ा, तो A है, ये B, A है, ये मान लेते हैं B पॉइंट है, और ये मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर R है कि नहीं, A और B का। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो AR वेक्टर होगा और OB वेक्टर, क्या दोनों सेम होगा? पैरेलल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो ये डायरेक्शन भी सेम है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस ट्रायंगल में समझिए, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल व्हाट, अगर लेंथ निकालना हो, OR का लेंथ निकालना हो, OR का लेंथ, तो क्या OR का लेंथ मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 होगा? सबको समझ में आ रहा है ये बात? नहीं समझ में आए तो बता दीजिएगा। अब OA का लेंथ अगर निकालना हो तो मॉड ऑफ Z1 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही होता है। और जो AR का लेंथ है, AR लेंथ किसके इक्वल है? AR लेंथ सर Z2 वेक्टर था ये, तो Z2 वेक्टर मतलब ये मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा, है कि नहीं। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में।
व्हाट इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बताइए सभी लोग, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये कहता है कि किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं? अब जैसे अगर बात करें ओ ए और ए आर का जो सम होगा, मतलब ओ ए प्लस ऑफ ए आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या ओ आर होगा कि नहीं होगा? तो ओ ए मतलब क्या है? मॉड ऑफ जेड वन, ओ आर मतलब मॉड ऑफ जेड टू इज ग्रेटर देन ओ आर का मतलब मॉड ऑफ क्या हो जाएगा? जेड वन प्लस ऑफ जेड टू आएगा। सही सही बात है कि नहीं? अच्छा, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? सभी लोग ये बता सकते हैं? अगर हम बोल दें कि इफ़ कि मॉड ऑफ जेड वन प्लस ऑफ मॉड ऑफ जेड टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू, ये कब होल्ड करेगा? व्हेन दिस विल होल्ड। इक्वल कब आएंगे ये? इसके इक्वल कब होगा? कोई बता सकता है कॉमन सेंस लगा के? पूरा आंसर नहीं बताया। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, बिल्कुल सही बात है। वेक्टर की तरह इसको समझिए ना, वेक्टर की तरह। वेक्टर में क्या होता है, जैसे याद है कई लोग को, अरे वेक्टर जब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा तो ये बताइए, दो वेक्टर का मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मॉडुलस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कब कब इक्वल होता है? ये कब होता है? ये चीज़ें ये कब होल्ड करता है? अरे दोनों वेक्टर का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके इंडिविजुअल वेक्टर के सम के बराबर कब आता है? जब दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे? यहाँ पे डायरेक्शन से क्या, किसका रिलेशन है? डायरेक्शन से, जैसे अगर हम बात करें, समझिएगा इस चीज़ को, जैसे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, डायरेक्शन मतलब क्या है? Z1 अगर ये वेक्टर है तो ये इसी डायरेक्शन में, जैसे ये इसका डायरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ Z1, तो इसी के डायरेक्शन में कहीं इसी लाइन पे Z2 भी लाई करेगा, है कि नहीं? Z2 भी लाई कर जाएगा इसी के लाइन पे कहीं ना कहीं, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अब जो आर्गुमेंट ऑफ Z1 समझिएगा, यहाँ से जो इस लाइन का एंगल तो एक ही होगा, चाहे इस लाइन पे Z1 यहाँ लाई करे चाहे Z2 यहाँ पे लाई करे। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू, क्या हम आर्गुमेंट ऑफ Z2 बोल सकते हैं? सभी लोग बताइए। अरे बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोई कोई बिल्कुल डायरेक्शन सेम है, तभी ना एक्चुअली दोनों का ये जो रिजल्टेंट है सेम वेक्टर की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसीलिए तो बताया है कि वेक्टर की तरह इसको समझना अगर चालू कर दे तो मज़ा आ जाएगा। तो एक्चुअली जब कोलिनियर होगा Z1 Z2 तो कोई ट्रायंगल नहीं बनाएगा। तो लेकिन जब हम इन जनरल इनइक्वलिटी का बात कर रहे हैं तो दोनों केस को कंसिडर करेंगे ना, व्हेन इट इज़ कोलिनियर एंड व्हेन इट इज़ फॉर्मिंग ट्रायंगल। अगर मान लेते कोई 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट या तो कोलिनियर होंगे, अगर कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनाएंगे। यही दो पॉसिबिलिटी बनता है एक प्लेन के अंदर, बनता है कि नहीं? तो हम जब इनइक्वलिटी कंसिडर करेंगे तो दोनों ही केस को कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए जो इनइक्वलिटी होता है, इसीलिए हम लिखते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो ये इक्वलिटी तब होल्ड करेगा व्हेन Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर, एक ही लाइन, मतलब कोलिनियर इन द सेंस इस कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में कोलिनियरिटी का मतलब आर्गुमेंट से रिलेटेड है, मतलब दोनों का आर्गुमेंट इक्वल होगा, मतलब वो एक ही लाइन पे लाई करेगा, तभी ना उस पर एक्चुअली दोनों का आर्गुमेंट सेम आएगा, है कि नहीं? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखना है और कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यही चीज़ अगर डिफरेंस लेते हैं सभी लोग, अगर यही चीज़ डिफरेंस लेते हैं तो हमें पता है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन देयर थर्ड साइड, होता है कि नहीं? किसी भी ट्रायंगल में डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, और इवन ये जो अभी रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट माइनस के लिए भी होल्ड करेगा, ये माइनस के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ले इधर से ऐसे करके, इधर से सभी लोग देखिए ध्यान से, अगर हम बोल दे ऐसे करके, चाहे यहाँ पे ये इधर से ही देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला वेक्टर क्या आएगा? उस दिन बता रहे थे सभी लोग, ये वेक्टर क्या आएगा सर? Z2 माइनस Z1 आएगा कि नहीं आएगा? Z2 माइनस Z1 आएगा। तो इसका जो लेंथ होगा, AB का लेंथ क्या होगा? AB लेंथ इसका मॉड हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में अगर कंसीडर करें ट्रायंगल OAB के अंदर, तो ट्रायंगल OAB के अंदर में क्या क्या रिजल्ट होगा?
इसमें भी दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब सर मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो रिजल्ट है ना ये दोनों के लिए होल्ड करेगा, प्लस के लिए भी एज वेल एज माइनस के लिए भी होल्ड करेगा, है कि नहीं। और हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन देयर थर्ड साइड। तो इसीलिए जो डिफरेंस वाला अगर रिजल्ट हम फॉलो करते हैं, जैसे मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, अगर ये डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस का मॉड वैल्यू मतलब पॉजिटिव इज लेस देन देयर थर्ड साइड, मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस दोनों रिजल्ट होल्ड करेगा। तो इसलिए कॉम्बाइंड जो रिजल्ट आएगा दैट इज ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ओवरऑल रिजल्ट ये आ जाएगा Z1 प्लस ऑफ Z2 प्लस माइनस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस ऑफ Z2, ठीक है, एंड दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ये आएगा, है कि नहीं। तो खैर आप लोग को अगर इतना लॉजिक समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया हो तो रट लो, ये होता है, ठीक है, ये भी काम आ जाएगा, इतना ही काम आएगा, है कि नहीं। लॉजिक अगर आ गया तो मज़ा ही आ जाएगा भाई, लॉजिक समझ में आ गया तो बहुत कुछ इसका मतलब चीज़ें क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आने लग गया, फील करने लग जा। जब तक हम मैथ को फील नहीं करेंगे, टोटल अपने तरीके से जहन में नहीं उतारेंगे तो क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं देगा। मैथ इनविजुअल थिंग होता है, उसका सारा कुछ इक्वेशन में लिखा होता है। इक्वेशन को शब्दों में उतारना जिस दिन आ गया ना, समझ लीजिए मैथ उसी दिन आसान हो जाता है, उसी दिन उसका फिलॉसफी समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इस पर क्वेश्चन वगैरह तो बनते ही है, क्वेश्चन किया भी था, पहले भी हमने किया था, कुछ कुछ अगर याद होगा तो किया होगा, कई सारा क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे करके देखते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हेल्प से, है कि नहीं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हेल्प से जैसे यही क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए सब लोग समझते हैं एकदम आसान आसान प्रॉब्लम से। जैसे फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जैसे फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, find the minimum value of ये क्वांटिटी लिखा हुआ है मॉड ऑफ z प्लस दिस इज मॉड ऑफ z माइनस 2 आयोटा। इसका मिनिमम वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। कोई ये नहीं कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये चीज़ें होल्ड करेगा, क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू। तो सभी लोग पहले देखेंगे ध्यान से कि इसको हम कैसे करने वाले, कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो समझिएगा यहाँ पे अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम कंसीडर करें, समझिएगा सभी लोग ध्यान से अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, कैसे हम डील करने वाले हैं इस चीज़ को। यहाँ पे अगर देखें तो दो इंडिविजुअल मॉडुलस है, मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 2 आयोटा। तो एक मॉड ये है, इस एक मॉड के अंदर ये फंसा हुआ है। तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करें, एक जेड और एक सर जेड माइनस 2 आयोटा कंसिडर कर लें, समझ में आ रहा है। तो ये बोलता है जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये बोलता है, जो अभी हमने देखा है ऊपर, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये बोलता है कि सर अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दे दो बातें होल्ड करेगा, समझिएगा इसमें। एक तो सर एडिशन जेड प्लस जेड माइनस 2 आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस में 2 आयोटा। एक तो ये होल्ड करेगा, एक एंड ये भी होल्ड करेगा। सर इसका डिफरेंस वाला भी अभी देखा था, अगर ये इसको हम कंसिडर कर ले ये Z1 है और इसको कंसिडर कर ले ये Z2 है, तो इसका Z1 माइनस Z2 भी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ से Z माइनस दिस इज Z माइनस ऑफ 2 आयोटा इज ऑल्सो लेस देन दिस इज मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 2 आयोटा। सही बात है कि नहीं। अब ऊपर वाले से अगर हम देखें ध्यान से, तो ऊपर वाले में सर यहाँ पे जो अंदर में मसाला है इसमें सर जेड गायब नहीं हो रहा है, वेरिएबल गायब नहीं हो रहा है, जो जेड एक यानी कॉम्प्लेक्स नंबर वो गायब नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमें पूर्ण रिजल्ट नहीं निकलता हुआ दिखाई दे, कंप्लीट रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं। लेकिन नीचे वाले में अगर हम कंसिडर करें, नीचे वाले में ये जेड है और ये जेड है, जेड से जेड क्या हो जा रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में 2 आयोटा का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू दिस इज मॉड ऑफ जेड
प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस में 2 आयोटा। कोई समस्या है क्या? तो 2 आयोटा का मॉड वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो दिस इज मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 2 आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिखाई देगा? इसको सीधा करके लिख दे रहे 2 आएगा। तो इसका मतलब ये जो पूरा क्वांटिटी था, इस पूरे क्वांटिटी का ये जो मसाला था, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग? अगर इसको y बोल दे तो y मिनिमम क्या है यहाँ पे? 2 है कि नहीं है? अरे समझ में आया किसी को? हमने क्या किया है, कैसे अप्लाई किया है? बाकी हम फीलिंग से भी कर सकते हैं। अल्टरनेटली मैं बता रहा हूँ, जो हम पहले फील करने के लिए तो आप लोगों को बता रहे थे। अल्टरनेटली अगर हम इसको डिस्कस करें तो वो भी समझ लीजिए, वो भी बहुत मज़ेदार है। हम ये बोल रहे हैं कि चलो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जो चीज़ हमसे पूछा जा रहा था उसको हम अगर जहन में उतार ले, मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 2 आयोटा का क्या मतलब है? बताइए सभी लोग, बताइए। अरे बताओ देवता लोग, क्या है मॉड जेड का? क्या मतलब है? जेड एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सर, उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस। समझिएगा सभी लोग, समझिएगा, ईमानदारी से समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला। अभी ऑरिजिन ये है, ठीक है। और 2 जेड माइनस 2 आयोटा का क्या मतलब है? जेड का कहाँ से डिस्टेंस है? 2 आयोटा से। तो पहले पॉइंट लोकेट कर लेते हैं, ये 2 आयोटा से है कि नहीं? ये 2 आयोटा से। तो हम बोल रहे जेड कहीं भी अगर मान लो होगा तो हमें कहाँ पे जेड लेना चाहिए? जेड को हमें कहाँ रखना चाहिए? ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरा इस दुनिया में जितना कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिख रहा है, इसमें हमें कहाँ पे रखना चाहिए? यहाँ रखे, इधर रखे, इधर रखे, कहाँ रखे कि हमें उसका दोनों के दूरी का जो सम है, मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 2 आयोटा, ये जो सम है दैट सम इज मिनिमम। तो अगर मान लेते हैं कॉमन सेंस से, अगर ऐसे मैं करके बताता हूँ, अगर हम जेड यहाँ पे ले लेते हैं तो जेड यहाँ लेंगे तो सर ये जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा जेड माइनस 2 आयोटा बन जाएगा, है कि नहीं? और यहाँ लेंगे तो सर ये डिस्टेंस मॉड ऑफ जेड बन जाएगा। समझिएगा सभी लोग। तो इस दोनों डिस्टेंस का जो सम है सर, वो इस डिस्टेंस से तो ज़्यादा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हम बोल रहे हैं। और अब मान लीजिए जेड को थोड़ा हम इधर शिफ्ट कर दिए, इधर अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो अब जो डिस्टेंस है, समझिएगा सभी लोग, अब जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस का सम कम आएगा कि ज़्यादा आएगा पहले वाले से? है? कम आएगा। थोड़ा और अंदर ले आए तो और कम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हमें मिनिमम रखना है, समझिएगा, इसलिए हम कम कम के दिशा में जा रहे हैं। और थोड़ा नीचे ले आएंगे तो और कम आएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये पॉइंट जो है जेड इस पे लाई कर जाएगा, इस पे ये जो एक्सिस है ना, इमेजिनरी एक्सिस, उस पे लाई कर जाएगा। तो ऐसा होगा। लेकिन जब जेड को और इधर खींच लेंगे, इधर पीछे की तरफ ले आएंगे, फील करिएगा सभी लोग, जब फीलिंग आएगा तभी मज़ा आएगा। यहाँ से अगर इसको इधर ले आएंगे और यहाँ से इसको इधर ले आएंगे, है कि नहीं? तो फिर से ये जो डिस्टेंस है, इस दोनों डिस्टेंस का सम ज़्यादा हो गया। इसका मतलब मिनिमम होने के लिए जेड को कहाँ पे होना पड़ेगा? अरे बताओ भैया, मिनिमम होने के लिए जेड को कहाँ होना पड़ेगा? 0 से आयोटा के बिल्कुल बीच में अगर रहेगा तो ये मिनिमम वैल्यू ही देगा। मतलब ओ और ए के बीच में अगर रहेगा तो ये मिनिमम देगा। मतलब फॉर मिनिमम दिस क्वांटिटी टू बी मिनिमम जेड शुड लाई इन कोलिनियर होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? जेड शुड कहाँ पे लाई करना चाहिए? जेड शुड लाई ऑन ओ ए पे लाई करना चाहिए। अब जेड अगर मान लीजिए यहाँ पे लाई कर गया, कॉमन सेंस लगाओ भैया, अब तो डिस्टेंस बता ही सकते हैं ना। अगर मान लेते हैं ये पॉइंट पी है तो बताइए जेड ए डिस्टेंस मतलब पी ए डिस्टेंस और प्लस ओ पी डिस्टेंस दोनों मिल के क्या 2 के बराबर है? अरे है कि नहीं? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम क्या 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 बात कर रहे हैं? आ रहा है कुछ समझ में? कहाँ पे नीचे ले लें? हाँ तो जेड माइनस 2 आई को कहाँ ले लेंगे? मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं आप?
क्यों नीचे की तरफ z माइनस 2 आयोटा का मतलब है z का डिस्टेंस 2 आयोटा से। अगर ये चीज़ लिखा होता ना z प्लस 2 आयोटा, तो इसका मतलब होता z का दूरी माइनस 2 आयोटा से। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है ना भैया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं, अगर हमारे अंदर फीलिंग आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल अप्रोच भी बताया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको सब लोग जवाब दीजिएगा, है कि नहीं। एक फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z, मॉड ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड, चाहे ऐसे फाइंड डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, फाइंड ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 मैक्सिमम, मैक्सिमम इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन पहले भी करवाया है, याद है। तो अब जिस तरीके से निकालना उस तरीके से निकालिए। आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं, चाहे जो पहले हम फीलिंग वाला अप्रोच बताएं उससे करिए। देखते हैं हम पहले ना इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे सब लोग सॉल्यूशन देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर अप्लाई करते हैं इसमें, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलता है, ये मॉड ऑफ z प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मतलब जो हमें एक्सप्रेशन मिलना चाहिए समथिंग इस टाइप से मिलना चाहिए, मॉड ऑफ z प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू इधर समथिंग कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी टाइप से मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी इधर वाला जो क्वांटिटी होगा वो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। अगर मिनिमम कोई पूछता तो इसका मतलब हमें ऐसा चाहिए होता, मॉड z प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, तो इधर ये मिनिमम होता। बात समझ में आ रही है। पहले ये फिलॉसफी समझ में आ रहा सबको कि हम फिलॉसफी क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना। दैट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना ज़रूरी नहीं है, फिलॉसफी देखिए कि उसके पीछे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। अब जो हमें इन्फॉर्मेशन जैसे क्वेश्चन में दिया गया ना, जिस तरीके का इन्फॉर्मेशन है हम वैसा यूज करने की कोशिश करेंगे। z प्लस 4 है यहाँ पे, सब लोग समझिए इस चीज़ को, मॉड z प्लस 4 है कि नहीं, मॉड z प्लस 4 है। तो इसका मतलब सर z प्लस 4 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इधर जो मॉड ऑफ z प्लस 1 लिखा है, मॉड z प्लस 1 को हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। सर ऐसा कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, इसको अगर बनाना हो इस तरीके का मॉड ऑफ z प्लस 4, तो कैसे बनाएंगे। सभी लोग को कुछ क्लिक कर रहा है क्या। सर हम कह रहे हैं कि प्लस 4 अगर कर दे और माइनस 3 कर दे तो कोई आपत्ति है क्या किसी को। सोच लीजिएगा, इसको हम ऐसा करके लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, ऐसा क्यों लिखे हैं, क्यों, क्या हमारा पर्पस रहा होगा। पर्पस ये है हमारा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में दिया है z प्लस 4, तो z प्लस 4 को अब एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे और इसको हम अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलता है दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड में z प्लस 4 एंड प्लस दिस इज मॉड ऑफ माइनस 3 होगा कि नहीं होगा। दिस इज मॉड ऑफ z प्लस 4 दिया है, लेस देन और इक्वल टू 3 है, मतलब दिस होल ऑफ द क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। फिर से लिख लीजिए इसको, तो मॉड z प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 6 आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन। समझ में आया किसी को, नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं आया हो तो आराम से खा पी के घूम फिर के इधर उधर टहल के अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। एकदम घबराना नहीं है भैया, घबरा गए तो मैथ नहीं होता है घबराने वाले लोगों से। बहुत पेशेंस की चीज़ है मैथमेटिक्स। अब दूसरा जो इसका मेथड हमने बताया था पहले कि सर जो z कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, अच्छी बात है। तो इसको फील कर लेंगे ना कि ये कौन से सर्कल पे लाई कर रहा है, वैसा सर्कल जिसका सेंटर सर -4 पे है कि नहीं, -4 पे है और रेडियस इसका कितना है सर 3 है। तो यहाँ से गुजरेगा, ऑब्वियस सी बात है, इधर से, है कि नहीं। रेडियस 3 है तो -1 से गुजरेगा, है कि नहीं। और इस प्रकार का कोई एक सर्कल है सर, इस पे जेड लाई कर रहा है आपका, ये लो, इस पे अनेकों जेड लाई करेंगे, है कि नहीं। ढेरों प्रकार के जेड लाई करेंगे, बहुत सारे जेड लाई करेंगे। अब हमसे जो पूछ रहा था वो क्या पूछा जा रहा है उस चीज़ को हम समझेंगे। हमसे ये पूछा जा रहा है कि z प्लस 1 मैक्सिमम, तो z प्लस 1 का फीलिंग क्या है,
फीलिंग ये है कि जेड का डिस्टेंस -1 से, तो मतलब मैक्सिमम -1 वाला अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब हम सबसे दूर अवस्थित, जो इस पॉइंट से सबसे दूर अवस्थित कौन सा पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, बताओ सभी लोग, जो डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। अरे समझ में आ रहा है कुछ? डायमेट्रिकली अपोजिट, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ये वाला पॉइंट अगर ले लेंगे तो यही सबसे दूर अवस्थित पॉइंट होगा। और सर रेडियस 3 है, ये 3 है, ये लो जी आंसर आ गया आपका, है कि नहीं। मॉड जेड प्लस 1 मैक्सिमम वैल्यू, ये 3 + 3 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ये लो खत्म, एक लाइन में होता है, इसमें और दिमाग नहीं लगाना, लेकिन इसमें समझ आना चाहिए पहले, समझ, रटने वाला चीज़ नहीं है। समझ आ गया तो बहुत अच्छा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग अप्लाई करके अच्छे से बताइएगा, है कि नहीं। ये चीज़ आराम से सोच समझ के क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ ये क्वांटिटी है। दिस इज मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ठीक है। एंड इफ कंडीशन में ये दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन Z1 = 24 + 7 आयोटा एंड दिस इज Z2 मॉड ऑफ Z2 = 6 दिया हुआ है। चलिए निकाल के बता दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं आप कैसे भी निकालिए, मुझे आंसर से मतलब है, फिर हम मेथड दोनों डिस्कस करेंगे, जैसे भी निकालना हो कोई दिक्कत नहीं है। से भी सॉल्व करते हैं और उससे भी करते हैं, दोनों से समझते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से करते हैं तो सीधा सीधा Z1 + Z2 अभी अभी देखा है सर, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, है कि नहीं। मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति है क्या किसी को? यहाँ तक अगर समझने में किसी को कोई आपत्ति हो, चाहे कोई समस्या आ रहा हो तो बता सकते हैं, है कि नहीं। तो हम ये बोल रहे हैं एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू कुछ होता है क्या, मॉड ऑफ Z1 माइनस क्या होता है, मॉड ऑफ Z2 होता है कि नहीं। दोनों के इंडिविजुअल जो मॉडुलस होगा उसके डिफरेंस से ये वैल्यू ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं। तो यही चीज़ है। अब हम बोल रहे हैं कि Z1 मॉड Z1 पता है, मॉड Z2 भी पता है, दोनों चीज़ें पता है, तो वैल्यू पटकने में क्या दिक्कत था भैया। यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 नहीं निकाल सकते हैं, ये एक्चुअली ये भी एक वो है, ट्रिपलेट है, सब लोग याद कर लीजिए, इसको घोट लीजिए। 24, 7, 25 का होता है ये, 24, 7 और ये 25 का ट्रिपलेट है। रिमेंबर दिस ट्रिपलेट ऑल्सो, याद रखना है। अगर फास्ट होना एग्जाम में तो ये सब चीज़ें याद रखिए डायरेक्टली। 24, 7, 25, तो सर ये 25 हो गया और ये 6 हो गया, और ये यहाँ पे अगर बात करें तो ये 25 - 6 हो गया। अच्छा सही है आंसर, सबका आंसर सही है। दो लोग निकाले थे, लगन भी निकाला था। ये 31 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यही इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसको अगर फीलिंग से भी करना हो तो फीलिंग से भी हम कर सकते हैं, इस चीज़ को नहीं कर सकते क्या, उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, है कि नहीं। अगर उसको उससे भी करेंगे, दूसरे मेथड से भी करेंगे, जो हमने बताया था कि देखिए Z1 तो फिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z2 मॉड Z2 बराबर 6 है। ये नॉइज कहाँ से आ रहा है भैया, ये डी कुमार जी का नॉइज आ रहा है। चलिए अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो हम ये जो कह रहे हैं ना, मॉड ऑफ Z2 वेरिएबल है, उस एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे 0, 0 पे है, और इसका रेडियस कितना है, 6 है। दिस इज 6 एंड दिस इज -6 रेडियस है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो चल रहा है चीज़ें, ये ऐसे करके, है कि नहीं, ऐसे करके चल रहा है, हाँ? इस प्रकार से। तो इस पे Z2 लाई करा, और Z1 तो फिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 जो है, Z1 24 और 7 है, तो x बराबर 24, y बराबर 7 इधर कहीं होगा, बहुत भयंकर सा है। 24 + 7 आयोटा है कि नहीं। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था,
ये है अपना Z2 है भैया, Z2 है ना ये, कि Z1 था ये Z1 है, दिस इज Z1 है, Z2 वेरिएबल है। अब यहाँ से अगर बात करते हो तो Z1, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का शाब्दिक अर्थ है ये कि Z1 माइनस ऑफ माइनस Z2 है, समझ में आ रहा है। एक्चुअली Z1 का डिस्टेंस माइनस Z2 से है, तो हम बोल रहे हैं चाहे Z2 का डिस्टेंस माइनस Z1 से है, ऐसे भी फील कर सकते हैं ना इसको, Z2 माइनस माइनस ऑफ Z1 है कि नहीं, ऐसे भी फील कर सकते हैं। तो इसका अगर हम माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट बदल जाएगा, इधर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये माइनस Z1 इधर हो जाएगा सर, तो ये बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, -24 और -7 आयोटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब Z2 इस पे लाई करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो इस सर्कल पे लाई करने वाला, तो इसके सबसे नज़दीक वाला चाहिए, सबसे दूर वाला चाहिए। तो सर पहले तो हम सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट का सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, तो सर ऐसे करके एक लाइन आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से सबसे दूर वाला 2 पॉइंट मिल जाएगा, एक A मिलेगा और एक B मिलेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इस दोनों पॉइंट के बीच में ये जो पॉइंट Q है, मान लेते हैं Q का O से दूरी, Q ऑफ O कितना आएगा डिस्टेंस, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या 25 आएगा कि नहीं आएगा। अब आएगा, बिल्कुल आएगा, 25 डिस्टेंस आ जाएगा। और ये डिस्टेंस इसका रेडियस के बराबर सर 6 होगा, तो बताइए QA डिस्टेंस क्या हो जाएगा, QA हो जाएगा 25 माइनस 6 हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर QB डिस्टेंस निकालेंगे तो QB डिस्टेंस हो जाएगा 25 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये 19 आएगा और ये कितना आएगा 31 आंसर आएगा। कोई समस्या है क्या किसी को। अरे कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन भैया आप लोग। हेलो, नहीं डायरेक्ट से गलती से सही आंसर आ गया वो। कभी कभी होता है ना, गलती से सही आंसर आ जाता है। हाँ, वो एक्चुअली -Z1 लेना है ना, Z2 प्लस Z1 का क्या मतलब हो जाएगा, Z2 का -Z1 से डिस्टेंस है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। डायरेक्ट निकालेंगे तो डिस्टेंस पता चल जाए। एक्चुअली यहाँ पे सिमेट्रिक है, सिमेट्रिसिटी है, इसलिए गलती नहीं हुआ है, आंसर आ गया है। समझ में आ रहा है। सिमेट्रिसिटी एक्चुअली क्या है, एक्चुअली देखिए क्यों आ गया आंसर, यहाँ से भी समझिए कि यहाँ से जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी होता है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी में भी दोनों चीज़ें होल्ड करता है ना। Z1 प्लस Z2 के लिए भी होल्ड करेगा, <= 31 और 19, और Z1 माइनस Z2 के लिए भी सेम चीज़ें आएगी, अलग अलग नहीं आएगा। ये भी 19 से 31 ही आएगा। इसीलिए आपने जो आंसर अभी निकाला है फिलहाल, वो ये निकाला होगा सभी लोग, इतना माइनस नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर सेम आ गया है, क्योंकि होल्ड करता भी है, प्लस के लिए भी होल्ड करता है और माइनस के लिए भी होल्ड करता है। दैट्स वाई सबका आंसर भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिंपल, थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है बस, लेकिन सिंपल ही है। बोला जा रहा है कि Z बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर CA एंड दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, दिस इज मॉड ऑफ Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3A, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसके लिए निकालना है, Z प्लस 1/Z के लिए। दिस इज Z प्लस ऑफ 1/Z के लिए इसका लिस्ट वैल्यू निकालना है। ये दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए निकालिए फटाफट, ईमानदारी से सभी लोग। नहीं तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, मॉड ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये जो क्वांटिटी है Z प्लस 1/Z है ना, Z प्लस 1/Z, तो Z प्लस 1/Z को कैसे हम फील कर सकते हैं, किस तरीके से लिस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है, समझिएगा इस चीज़ को। लिस्ट पूछ रहा है या लोग गलती से भी गलती भी करते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या है, दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि Z प्लस 1/Z का वैल्यू
जेड प्लस वन बाई जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, जेड प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस वन बाई मॉड ऑफ जेड होगा। लेकिन क्या इससे क्या आएगा, अरे इससे दो दो चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती है, दो दो बातें दो दो बातें आ सकती है निकल के यहाँ से। अब ये जो क्वांटिटीज है, ये जो क्वांटिटीज अब जैसे यहाँ पे अगर देखें इसको, अगर हम इस तरीके से देखें जेड प्लस वन बाई जेड को ऐसे करके, दिस इज ऑल्सो, दिस क्वांटिटी जो है दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये उल्टा लिख दिया यार, एक्चुअली लेस देन होगा नहीं, लेस देन इंडिविजुअल मॉडुलस से लेस देन। हाँ, अब दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज मॉड ऑफ जेड माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ जेड का मॉडुलस, सही है ना, ये चीज सही है ना। ये इंडिविजुअल मॉडुलस कभी भी करेंगे ना तो वो ज्यादा होता है, इंडिविजुअल मॉडुलस, जैसे बहुत सारे नंबर एक साथ मॉडुलस में और सबका इंडिविजुअल मॉडुलस कर दे तो सब अपने एब्सोल्यूट पे आ जाएगा ना। तो ये चीज़ हो जाएगा, दिस इज, इस केस में यहाँ पे अगर 3 रखते हैं, 3 प्लस वन बाई थ्री, तो यहाँ पे जेड प्लस वन बाई जेड लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली में आएगा दिस इज 10/3 आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से देखें तो 3 माइनस ऑफ 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज जेड प्लस ऑफ 1/z, है कि नहीं। तो ये 9 माइनस ऑफ 1 8/3 हो जाएगा, दिस इज जेड प्लस ऑफ 1/z ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे किसी को कोई डाउट है क्या इसमें। तो इसका मतलब आप समझिए, ये जो 10/3 है, 10/3 क्या है, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है ये आदमी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन इक्वल टू 10/3 है, तो ये क्वांटिटी इसका क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है कि नहीं। 10/3 इज द मिनिमम वैल्यू, है कि नहीं, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये 8/3 क्या होगा इसका, 8/3, अरे गलत बोल दिया मैं, मिनिमम नहीं मैक्सिमम होगा, क्योंकि उससे स्मॉलेस्ट है ना ये, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, 10/3 इज द मैक्सिमम वैल्यू, इज मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं। जेड प्लस वन बाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3, 8/3 के बराबर या उससे ज़्यादा, तो इसका मतलब 8/3 क्या होगा यहाँ पे, 8/3 इज मिनिमम वैल्यू, है कि नहीं। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना, बस मेरा मकसद ये नहीं होगा सर्कल से, क्योंकि यहाँ पे बातें अलग है ना भाई। जेड प्लस वन बाई जेड के बारे में बात कर रहा है, तो जेड प्लस वन बाई जेड का कोई फीलिंग है आपके अंदर, पहले हम ये समझा दीजिए। जेड प्लस वन बाई जेड का फीलिंग है आपके अंदर, नहीं है। तो जिस चीज़ को हम नॉर्मल तरीके से फील नहीं कर सकते तो वहाँ पे फिर फेल हो जाएगा ना मेथड। नॉर्मल ज्योमेट्री, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये सब अगर दिखे जिसमें हमें दिखता है चीज़ें, तो हम वहाँ पे महसूस कर लेते हैं। जहाँ महसूस नहीं करें वहाँ तो थ्योरेटिकल अप्रोच ही काम आएगा ना, इसीलिए तो बताया है, ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी का अपना ही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए, हाँ बिल्कुल, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मतलब समझ लीजिए यूनिवर्सल है सब, लेकिन आपको लगाने आना चाहिए, अगर सही से लगा पाए तो वेल एंड गुड। चलिए क्वेश्चन और छोटा सा प्रॉब्लम, मॉड ऑफ जेड 1 - 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, दिया हुआ है। मॉड ऑफ जेड 2 - 2 लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एंड मॉड ऑफ जेड 3 - 3 माइनस में 3 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो हमें फाइंड करना है दिस, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ this greatest value of this quantity mod of z1 plus mod of z2 plus mod of z3, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू सबको फाइंड आउट करना है, जल्दी से निकाल दीजिए। तो इसका चैप्टर ट्रायंगल इनइक्वालिटी का चैप्टर खत्म, बहुत बातें कर ली इस पर। देखिए हमें जो जैसा कंडीशन गिवन है वैसा बनाएंगे ना, तभी तो हम यूज कर पाएंगे, नहीं तो कैसे यूज कर पाएंगे, है कि नहीं। पहली बात जो हम करते आ रहे थे, तो इसलिए मैं दोनों तरीके बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो सब एक तरीका फेल हो जाएगा, एक तरीका ही काम आएगा, तो इसलिए हर तरीका जाने रहेंगे। अब यहाँ से अगर बात करते हैं, ये एक्चुअली में जेई में होता है ऐसा कि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के सेट करता है कि आप
एक उसी वो जो चाहता है एग्जामिनर लगाना हो ना वैसा ही आप लगा पाए, ऐसा होता है। जैसे Z1 -1 है तो सर ऐसा बनाते हैं ना, Z1 -1 या ऐसा बना दिया, Z2 -2 तो बना दिया, Z3 -3 बना दिया अंदर, लेकिन बनाए तो कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया होगा, तो -1 -2 -3 तो +6 करना पड़ेगा जिससे कि बैलेंस रहे, है कि नहीं। इसको अलग एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे, इसको अलग मान लेंगे, इसको अलग मान लेंगे और इसको अलग मान लेंगे, तो इस लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 -1 प्लस मॉड में Z2 -2 प्लस मॉड में Z3 -3 और जो 6 है ये भी मॉड में 6 अलग रह जाएगा, है कि नहीं। इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 1 + 2 + 3 प्लस ऑफ 6, तो मतलब लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 6 3 9 2 11 1 12, है कि नहीं, तो 12 आ गया, बस ख़त्म। ये जो सर था ओवरऑल था ये मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 लेस देन और इक्वल टू 12 आ गया। कोई समस्या है क्या किसी को, है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करते रहेंगे, अब अपना बुद्धि अपना विवेक लगा के जितना जिस तरीके क्वेश्चन आए सभी लोग करिए, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है कि नहीं, तो कर सकते हैं। थोड़ा सा अब हम बात करेंगे, हल्का सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे इसके बारे में जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन 10 थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दे रहे हैं क्योंकि काम आएंगे ये सब चीज़ें कुछ कुछ चीज़ों को समझने में। रोटेशन का कॉन्सेप्ट रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रोटेशन का कॉन्सेप्ट, रोटेशन क्या होता है एक्चुअली समझिए, इस चीज़ को समझते हैं सभी लोग। टिमाइवर्स थ्योरम को, ये यूलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सभी को याद है ना कि भूल गए हैं। अरे याद है भैया, याद है तो अच्छी बात है। अब यहाँ से अगर बात करते हैं, ये Z1 मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर सर Z2 है, वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे हम इसको। Z1 दिस इज Z2 एंड दिस इज Z1, ये इसका आर्गुमेंट मतलब ये एंगल बनाएगा, ये जो पोजीशन वेक्टर मतलब ऑरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। दिस इज θ1 और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द θ2, मतलब आर्गुमेंट है इसका। तो Z1 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, Z1 इक्वल टू में इस तरीके से मॉड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आया था θ1 लिख सकते हैं। अरे याद है कि भूल गए हो सब लोग, याद है, याद है, अच्छी बात है। अब यहाँ से Z2 को क्या लिख सकते हैं, Z2 को बताइए सभी लोग, Z2 को क्या लिख सकते हैं। हाँ तो ये चीज़ लिख सकते हैं सर, मॉड ऑफ Z2 ई की पावर आयोटा क्या लिख सकते हैं, θ2 लिख सकते हैं। कोई समस्या है क्या, अच्छा ठीक है, θ2 है कि नहीं। अच्छा, इस दोनों के बीच का एंगल अगर मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है, चाहे थीटा है, तो हम ये बोल रहे हैं θ2 θ1 और थीटा में रिलेशन है कि नहीं है। तो क्या थीटा को हम θ2 - θ1 लिख सकते हैं, चाहे हम θ2 को अगर लिखना चाहे तो θ2 को क्या लिख सकते हैं, θ2 इज नथिंग बट थीटा प्लस θ1 है कि नहीं। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे करके लिखने वाले हैं, दिस इज मॉड ऑफ Z2 एंड ई की पावर आयोटा, दिस इज θ2 इज व्हाट, दिस इज थीटा प्लस ऑफ θ1 है कि नहीं। तो दिस इज मॉड ऑफ ये Z2 इक्वल टू ये है कि नहीं। अब यहाँ से समझिए, इसको अगर हम इधर डिवाइड कर ले Z2 अपॉन में मॉड ऑफ Z2, इसको भी बांट लेते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा θ1, सही बात है। दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द मान लेते हैं सेकेंड। इसको भी ना पहले हम ऐसे करके लिख देते हैं, तब थोड़ा सा सही रहेगा, मामला सही हो जाएगा। ये Z1 अपॉन में मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू दिस इज ई की पावर आया θ1 है कि नहीं। तो सभी लोग देखेंगे ई की पावर, ये सेकंड इक्वेशन है, ये पहला है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ से इस इक्वेशन से ई की पावर आया θ1 का वैल्यू हम यहाँ पे चेप सकते हैं, इसमें रख सकते हैं ना। तो ये हमें क्या दिखाई देगा सर, Z2 अपॉन में मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू, रखेंगे तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ये Z1 बाई मॉड ऑफ Z1, तो ये हो जाएगा Z1 अपॉन में दिस इज मॉड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आया था थीटा। तो ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन हमें रोटेशन का फीलिंग देता है। वो कैसे देता है वो बता रहे हैं। थीटा क्या है यहाँ पे सभी लोग बताइए, व्हाट इज थीटा हेयर, ये थीटा क्या है। अरे
ये एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर है कि नहीं, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इज Z1 एंड Z2 एंड Z1, सही है। जैसे वेक्टर में एंगल लेते हैं वैसे यहाँ पे भी लेंगे। और यहाँ पे जो Z2 है, Z2 है वो वेक्टर है, अपॉन मॉड ऑफ Z2 उसका मॉडुलस है, Z1 अपॉन में। तो ये हमें क्या फीलिंग देता है, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। एक्चुअली समझिए कि ये जो वेक्टर है, जैसे कभी भी यहाँ पे दिस इज Z1 वेक्टर, ये ओरिजिन था, है कि नहीं, दिस इज Z1, और ये है Z2 वेक्टर, ठीक है, Z2 वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा था। तो एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, सभी को समझ में आ रहा है, ये दिस इज यूनिट वेक्टर। अरे कोई भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है बताइए, अरे वो क्या यूनिट वेक्टर बन जाएगा कि नहीं। हाँ, तो ये Z1 अपॉन में मॉड ऑफ Z1 कर देंगे तो सर ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। Z2 अपॉन में मॉड ऑफ Z2 कर देंगे तो यूनिट वेक्टर होगा। तो ऐसा हमें फील आ रहा है यहाँ पे कि इसको रोटेट कर दिया गया है, इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल से रोटेट कर दिया गया है इस यूनिट वेक्टर को, तो हमें Z2 वेक्टर मिल गया है कि नहीं। तो जो मिला, समझिए इस चीज़ को फील करिए, अब जो हमें मिला, कौन मिला, किसके रोटेशन से क्या मिला, इसको फील करना पड़ता है। तो हम ऐसा फील कर रहे हैं कि Z1 के रोटेशन से Z2 मिला, तो Z1 के रोटेशन से Z2 अगर मिला तो जो मिला वो पहले लिखेंगे, तो क्या मिला, Z2 बाई मॉड ऑफ Z2 यूनिट वेक्टर लिखेंगे, है कि नहीं, मतलब उसके मॉडुलस से ज़रूर डिवाइड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं। और ये किसके रोटेशन से मिला है, तो किसके रोटेशन से मिला है, तो सर ये Z1 बाई मॉड ऑफ Z1 के रोटेशन से मिला है। और कितना डिग्री का रोटेशन हुआ है, थीटा डिग्री का। तो जितना डिग्री का रोटेशन होगा उतने में ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे हम, समझ में आया कि नहीं। तो ये मल्टीप्लाई करते ही हमें ये रोटेशन का सेंस मिल जाएगा, ये रिलेशन मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, है कि नहीं। अभी हम बताएंगे, कई सारी बातें हैं, जैसे कुछ वैल्यू पहले हम याद रख लेंगे। जैसे ई की पावर आयोटा थीटा जो होता है वो क्या होता है बताइए, सभी लोग एक्सप्रेशन बताइए। सर ये कॉस थीटा प्लस क्या होता था, आयोटा साइन थीटा होता था कि नहीं। तो इसमें कुछ वैल्यू, जैसे अगर हम बात करते हैं थीटा का वैल्यू अगर हम 90 अगर रख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 का वैल्यू बताइए, कॉस 90 प्लस आयोटा साइन 90, आयोटा हो जाएगा कि नहीं। तो आयोटा आएगा, मतलब आयोटा को ये भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 जैसे लिख दें तो टेंशन में नहीं आ जाना, यूलर फॉर्म लिखा गया है, ये दिमाग में होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बस फीलिंग के लिए बता रहा हूँ। अगर थीटा का वैल्यू पाई रखेंगे, ई की पावर आयोटा पाई, इसका वैल्यू कितना आएगा, ई की पावर आयोटा पाई, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, साइन पाई 0, है कि नहीं, तो ये -1। तो ये सब वैल्यू याद होना है। ई की पावर आयोटा पाई करेंगे तो 2 पाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई करेंगे तो बताइए सभी लोग बताइए सर, 2 पाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, ई की पावर आयोटा माइनस पाई बाई 2 अगर करते हैं, माइनस ऑफ पाई बाई 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा बताइए। अरे ये वैल्यू कर देंगे नहीं तो कॉस भाई साइन माइनस आयोटा आएगा, नहीं है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है ना। अरे ऐसे भी सोचो ना, वो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। अच्छा एक चीज़ और, ई की पावर आयोटा कुछ भी लिखा रहे, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ई की पावर आयोटा मसाला भी लिखा रहे ना, तो इसका मतलब है कॉस मसाला प्लस साइन मसाला, ठीक है। और इसका मॉड अगर लेंगे, ई की पावर आयोटा मसाला का मॉडुलस, तो इसका मॉड वैल्यू क्या 1 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो यही एक सुपर लल्लू क्वेश्चन एक बार पूछा था आप लोग के एग्जाम में, सुपर लल्लू चीज़, हाँ, ये ऐसे करके पूछा था कि ई की पावर आयोटा ऐसे करके, मतलब कंफ्यूज करा रहा था बच्चों को, कि चेक कर रहा था कि कितने लोग कंफ्यूज होते हैं। ई की पावर आयोटा वाई प्लस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, मॉड लगा दिया था और 4 को ऑप्शन ऐसे ऐसे करके कुछ बना दिया। तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करके ई की पावर एक्स अलग हो जाएगा और ई की पावर आयोटा वाई अलग हो जाएगा, दोनों का मॉड लेंगे तो ये मॉड ऑफ ई की पावर एक्स और ये मॉड ऑफ ई की पावर आयोटा वाई,
तो मॉड में ई की पावर आयोटा थीटा लिखा रहे कि मसाला लिखा रहे कि धतूरा लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसका वैल्यू 1 ही आने वाला है। समझ में आ रहा है ना, दिस इज तो ये 1 हो जाएगा। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ई की पावर x आंसर आएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सब रहते हैं। देखिए कितना उल्लू बनाया गया है, तो लोग हो जाते घूम जाते इधर से उधर उधर से इधर। अच्छा एक बात और, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पूछने जा रहा हूँ कि अगर आयोटा की पावर आयोटा के बारे में अगर पूछ ले कि आयोटा की पावर आयोटा क्या है, एक रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे रियल नंबर है? बताइए बताइए, अभी सही सोच रहे कुछ रियल है कैसे? ई की पावर माइनस पाई। अरे भाई अभी यूलर फॉर्म बताया भैया, है कि नहीं। अब सी ऑप्शन नन कर देते हैं। चलिए कुछ अपना एग्जामिनर बनाएगा जो बनाना होगा। तो एक्चुअली क्या है, अभी अभी यूलर फॉर्म से आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले आयोटा को, एक आयोटा को लिख रहा हूँ, ई की पावर आयोटा π/2 लिख सकते हैं, और दूसरा आयोटा दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई की पावर माइनस π/2 इज ए प्योरली रियल नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस इज ए रियल नंबर, है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट बातें करो। जो खोपचे में जो बातें करता है ना, वो आपके लिए ज़्यादा काम का है, छोटी छोटी बातें। अब बाकी बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है, आए तो भी ठीक, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है कि नहीं। तो हम ये यहाँ पे समझा रहे थे कि जैसे कहने का मतलब समझिए सभी लोग अब यहाँ से, कि कभी भी ई की पावर आयोटा π/2 का मतलब आयोटा है। अगर जैसे अगर हम बोल दें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे अगर बात करें, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है आयोटा z, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z प्लस आयोटा z, तो क्या हम इसको फील कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है? और इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे अगर बोल दे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया, जैसे पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है सर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इफ मॉड ऑफ जेड का वैल्यू कुछ भी दे दे, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मान लो 2 दे दिया है, चाहे जो भी है, आम धतूरा दे दिया, फर्क नहीं पड़ता। हम समझा रहे हैं, अभी चीज़ को समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। अभी अभी हमने क्या बताया है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन का अगर फीलिंग करे, समझिएगा इस चीज़ को, रोटेशन से क्या मतलब है, आयोटा से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्रिकल टर्म्स। ज्योमेट्रिकल टर्म्स में क्या मतलब है कि नहीं। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे Z2, अभी अभी हमने देखा था, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इस चीज़ को, सॉल्यूशन ही नहीं करेंगे, साथ साथ बहुत चीज़ें समझेंगे। जैसे अगर बात करें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 अपॉन में मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू Z1 अपॉन में मॉड ऑफ Z1, Z1 अपॉन में दिस इज मॉड ऑफ Z1 ई की पावर आयोटा थीटा। अब इसमें थीटा का वैल्यू अगर रख ले हम π/2, है कि नहीं, तो थीटा का वैल्यू π/2, तो ये क्या एक्सप्रेशन दिखाई देगा सर, Z2 अपॉन में मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू ई की पावर आयोटा π/2। आयोटा π/2 का वैल्यू कितना है, ये आयोटा है कि नहीं। तो सर ये हो जाएगा Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू Z1 अपॉन में मॉड ऑफ Z1, है कि नहीं, और इनटू आयोटा। तो कहने का मतलब आयोटा से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट होके खटाक से 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस चीज़ का मतलब यही है। जैसे अब कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, समझिए इस चीज़ को, अगर हम बात करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेट जेड यहाँ पे था, दिस इज अ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सर ये हो गया। अब जैसे आयोटा जेड को लोकेट करना हो, तो आयोटा जेड को कहाँ पे लोकेट कर पाएंगे हम, को लोकेट कर सकते हैं क्या अरे इसको हम कितने डिग्री से रोटेट मारेंगे, 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे। 90 डिग्री से सर रोटेट कर दिया ना ऐसे, तो ये आ गया आयोटा जेड का लोकेशन। नहीं कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अब फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा आयोटा जेड में,
फिर से 90 डिग्री, तो माइनस जेड बन जाएगा वो। क्या वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं दिमाग में? नहीं समझ में आ रहा। सत्य वचन है। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है सर? जेड आयोटा जेड तो देख लिया, जेड प्लस आयोटा जेड के बारे में क्या ख्याल है? सर ये तो नहीं पता, ये बहुत डिफिकल्ट पूछ लिया सर आपने। सर ये रिजल्टेंट वेक्टर है, बिल्कुल सत्य वचन बताया आप लोगों ने, है कि नहीं? दिल जीत लिया। अब यहाँ से अगर बात करें तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ से इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सर ये होता है कि नहीं? तो ये होगा, तो इसका मतलब सर इस ट्रायंगल का ये जो डायगोनल होगा, ये जो पैरेललोग्राम हम बनाया करते थे बचपन में, वो सर अभी भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये जो पैरेललोग्राम है सर, इसका ये चौथा वर्टेक्स है जेड प्लस आयोटा जेड, है कि नहीं? तो हो गया, कहानी खत्म। तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा था। ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब हमें ये बताओ सभी लोग सोच विचार के कि सर ये जो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया सेम होगा? कैसे? हमने बोल दिया इसलिए। पैरेललोग्राम, बिल्कुल सत्य वचन, है कि नहीं? ट्रायंगल ओ ए बी। अब यहाँ से तो इसका मतलब ऊपर वाले का एरिया निकालना आसान है कि नीचे वाले का एरिया? बिल्कुल सत्य वचन। तो इसका साइड लेंथ क्या पता है अपने को? ओ ए का लेंथ क्या हो जाएगा? ओ ए का लेंथ मॉड ऑफ जेड। ओ बी का लेंथ इसका मॉडुलस आयोटा मॉड जेड। सर ये नहीं पता, ये भी मॉड जेड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मॉड जेड और हाइट भी मॉड जेड। तो सर ये क्या आ गया? मॉड जेड स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो मॉडुलस ऑफ जेड दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में? कितना दिया हुआ था? 2 दिया, जो भी दिया हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 4/2, आंसर कितना आ जाएगा? 2। दिस इज द आंसर, इज द आंसर, है कि नहीं? तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, अच्छे से समझने के लिए। खाली सॉल्यूशन नहीं समझना मुझे, क्योंकि क्वेश्चन तो बदल सकते हैं, 50 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक बार नहीं पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन, 2 बार पूछा है। ठीक है, तो क्या है कि चीज़ों को समझिए, कायदे से फील करिए। अभी हम रोटेशन से रिलेटेड और भी कुछ बातें करेंगे। चलिए एक रिजल्ट और बात कर लेते हैं, फिर हम एंड करेंगे आज का क्लास। एक छोटा सा बात करते हैं पहले, है कि नहीं? ऐसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? समबाहु त्रिभुज। और समकोण किसको कहते हैं? एक समकोण, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण। समकोण मतलब क्या होता है? अच्छा 90 डिग्री। हाँ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स है Z1 और ये Z2 और ये Z3 है। ठीक है, Z1 Z2 Z3 से बनने वाला। तो हम इसमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, इसको याद भी रखना है सभी लोग के लिए। प्रूव दैट दिस रिजल्ट, प्रूव दैट दिस इज Z1 स्क्वायर प्लस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ऑफ Z3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट? Z1 इंटू Z2 प्लस में क्या Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस इज GTR, गुड टू रिमेंबर रिजल्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। जिस तरीके का आपका एग्जाम है बिल्कुल पूछ सकता है कि नहीं? ये रिजल्ट याद भी रखना है और प्रूव भी करना है। तो हाउ टू प्रूव एंड हाउ टू डू दिस आपको क्लिक करने के लिए नहीं है, ये हम बस ऐसे लिख दिए अभी। करेंगे तो हम ही रोटेशन से, रोटेशन और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये ट्रायंगल में फिर से बना रहा हूँ, ठीक है? देखिएगा सभी लोग ध्यान से। ए है, ये बी है, ये सी है, ये है सर Z1, ये है Z2 और ये क्या है? Z3 है कि नहीं? अब यहाँ से अगर देखें तो सर सबसे पहले रोटेशन अप्लाई करने के लिए हमें वेक्टर की तरफ फील करना पड़ता है चीज़ों को। वेक्टर जैसे वेक्टर में फील करते हैं वैसे ही, जैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, या तो हेड टू हेड या तो टेल टू टेल। तो और एंगल चाहिए, एंगल तो ठीक है सर, ये सब 60-60-60 होता है, ये एंगल तो पता ही है, राइट एंगल
ये क्या बोलते हैं इक्विलेटरल है तो 60-60-60 होगा, तो एंगल में कोई आपत्ति नहीं है। अब हम वेक्टर कहीं से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका मन करे वैसे डिफाइन कर लो। हम कह रहे हैं ऐसे डिफाइन कर लेते, एक वेक्टर सर ये और एक वेक्टर ये है कि नहीं ये दो वेक्टर। तो हम कह रहे हैं कि सर हम ऐसा फील करने वाले हैं कि इस वेक्टर के 60 डिग्री रोटेशन से हमें ये वेक्टर प्राप्त हुआ। फील कर सकते हैं कि नहीं? अगर हम BC को रोटेट करें 60 डिग्री से तो BA वेक्टर मिल सकता है। समझ में आ रहा है? और रोटेशन थ्योरम ये बोलता है सर कि यूनिट वेक्टर लिखा करो आप, तो BA वेक्टर लिखेंगे तो क्या होगा? BA वेक्टर Z1 माइनस Z2, अरे हाँ कि ना, Z1 माइनस Z2 अपॉन इसी का मॉड आएगा। मॉड मतलब साइड लेंथ सर BA लिख लो। और ये वेक्टर प्राप्त हुआ हमें किससे? Z3 माइनस Z1 के रोटेशन से, Z3 माइनस Z1। डायरेक्शन का सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी नहीं लिख देंगे कि यहाँ ये Z2 है यार, ये Z2 है ना, हाँ Z3 माइनस Z2 है ऐसा नहीं कि Z2 माइनस Z3 लिख देंगे तो फर्क नहीं, गलत आ जाएगा आंसर। यहाँ पे अपॉन CB और कितने डिग्री का रोटेशन सर? 60 डिग्री का, तो ये की पावर आयटा क्या हो जाएगा? π/3। किसी को कोई आपत्ति यहाँ तक समझने में? कोई आपत्ति नहीं। नाउ एक और रिलेशन हमें चाहिए, क्योंकि अभी इतने से काम नहीं बने, अभी तीसरे साइड का कोई यूज़ नहीं हुआ है। जब तक हम पूरा ज्योमेट्री क्वेश्चन का यूज़ नहीं करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, समझ लीजिए वो क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं है अभी। तो हमें थोड़ा सा एक और फीलिंग इसमें ऐड करना होगा। तो एक और फीलिंग ऐड कर ले क्या? वो तो हमारे ऊपर है सर, जैसे फील करना चाहे वैसे कर ले। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब रोटेशन को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में अगर फील कर रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को, ये भी छोटा सा पॉइंट है जो मैं बता दे रहा हूँ। रोटेशन को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में फील कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल है थीटा लेंगे हम पॉजिटिव में। अगर हम क्लॉकवाइज, वैसे भी ये कन्वेंशन ही होता है, अगर हम क्लॉकवाइज में रोटेशन फील करेंगे कि क्लॉकवाइज में हम जा रहे हैं, तो थीटा को हम ले लेंगे निगेटिव में, तो हमारा आंसर में गलत नहीं आएगा। ये चीज़ है। अब समझिए इसमें एक और फीलिंग चाहिए सर, तो हम ये कह रहे हैं ना, तो ठीक है वेक्टर, एक वेक्टर ये ले लेते हैं और एक वेक्टर अब हम ये लेने वाले, इधर वाला वेक्टर, ऐसे ये वेक्टर, ठीक है। और इसके रोटेशन से हम ये फील करने वाले कि सर ये मिला। तो रोटेशन का सेंस क्या है? अब रोटेशन का सेंस क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है? अरे अभी भी एंटी क्लॉकवाइज ही है ना। हाँ, तो जो क्या मिला, Z2 माइनस Z3 मिला, तो लिखो Z2 माइनस Z3 मिला अपॉन किसके इसका मैग्नीट्यूड लिखिए BC। दिस इज इक्वल टू किसके रोटेशन से? AC के रोटेशन से। इसका मतलब Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई AC होगा यहाँ पे। और कितने डिग्री का रोटेशन है सर? 60 डिग्री का ही है। ई की पावर आयटा π/3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन ऊपर वाला जो रिलेशन है सर, उसमें तो कहीं ई की पावर π/3 वगैरह ये सब कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हम ये कह रहे हैं राइट एंगल, अच्छा ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये बराबर ये कट जाएगा, ये सब कट भी जाएंगे। दोनों को डिवाइड मार लेते हैं सर, है कि नहीं? अरे डिवाइड मार लेंगे तो ये कट जाएंगे ना दोनों, ई की पावर आयटा π/3 ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है क्या? तो यहाँ से ये Z1 माइनस Z2 अपॉन में नीचे दिस इज Z2 माइनस Z3 इक्वल टू में दिस इज Z3 माइनस ऑफ Z2 अपॉन में दिस इज Z1 माइनस Z3 आ गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 माइनस Z2 ये, और इधर आ गया है Z1 माइनस Z3, और इधर Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर है, माइनस के साथ है ये Z2 माइनस Z3 जिसका होल स्क्वायर, और इसको हम कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई, Z1 स्क्वायर माइनस में Z1 Z3 माइनस ऑफ Z2 Z1 और प्लस ऑफ Z2 Z3। समझ में आया? इज इक्वल टू माइनस टाइम्स में सर Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ Z2 इंटू Z3। सही बात है कि नहीं? तो सबको अब एक तरफ ले रिजल्ट क्या बता दे, बताइए। क्या तीसरा वाला क्या? हाँ, तो जैसे लेना वैसे ले लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब जैसे मन करा वैसे ले लीजिए। देखिए यहाँ पे,
हम ये कह रहे हैं वेक्टर हम बदल लिए ना, वेक्टर को ही तो रोटेट कराते हैं यार। ये 60 डिग्री जब एंगल लेंगे इसको, तो इसका मतलब क्या है, ये 60 डिग्री एंगल, एक वेक्टर ये होना चाहिए, एक वेक्टर ये होना चाहिए, तभी ना हम 60 डिग्री एंगल ले पाएंगे। तो सर इधर की तरफ डायरेक्शन करेंगे तो हमें क्या, ये वेक्टर देखिए ना रेड कलर से दिखाया नहीं है हमने, सी बी वेक्टर हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, दिस इज सी बी, सी से बी की तरफ वेक्टर, सी बी वेक्टर। और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर सी ए वेक्टर। अरे पोजीशन वेक्टर वगैरह पढ़े हैं जीवन में कभी? नहीं पढ़े हैं सर। हाँ वो पोजीशन वेक्टर ये तो है, दोनों को डिफरेंस ले लेंगे, दिस इज ए माइनस सी, तो सी ए वेक्टर नहीं आएगा। तो बस ये वेक्टर का ऐसे रोटेशन 60 डिग्री करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमें सी बी वेक्टर मिल जाएगा। अरे मिलेगा भैया। हाँ बस वही चीज़ें है। तो चलिए आज का सभा यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बहुत कुछ पढ़ लिया है तो रिवीजन ज़रूर करिएगा, और सब जितनी भी चीज़ें छोटी छोटी बातें बताई जा रही है सबको जहन में बैठाते चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, है कि नहीं। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब बातें किया हुआ है, सब चीज़ें हैं, है कि नहीं। अगर थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो मेरा आज के डेट में हम रुकते नहीं, मेरा कलम नहीं रुकता। पहले से रोक नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान दे दीजिए अभी से, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी ना यार। एक टॉपिक नहीं ना पढ़ने के लिए, अनेकों टॉपिक है।